10-12 लोगों का हुलिया बिल्कुल एक जैसा था। सबने एक जैसे कपड़े और एक जैसे मास्क पहने थे, जबकि असली लुटेरे सिर्फ 2 थे जो उनके बीच छिपे थे। सही निशाना लगने की संभावना बहुत कम थी और अगर गलती से किसी बंधक को गोली लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता था। जब दोनों तरफ से बात अटकी हुई थी तभी छत पर अचानक हंगामा हो गया। उनमें से एक इंसान अपना आपा खोने लगा। वो अपने हाथ में एक नकली बंदूक लहराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने अपने पास खड़े लोगों को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। सामने बैठे स्नाइपर को लगा कि जैसे कोई लुटेरा किसी बंधक को मारने वाला है। ये एक खतरे का इशारा था। स्नाइपर ने तुरंत गोली चलाने की इजाजत मांगी। अब सारा दबाव कमांडर रकेल पर था। अगर वो गोली चलाने का आदेश नहीं देती तो बंधक की जान जा सकती थी और अगर गोली किसी बेगुनाह को लग गई तो उसे सारा राजनीतिक और मीडिया का गुस्सा झेलना पड़ता। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। एक जोरदार गोली की आवाज के साथ बंदूक तानने वाला शख्स सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसका मास्क भी नीचे गिर गया। लेकिन जब कैमरे को जूम किया गया तो रकेल के होश उड़ गए। जो इंसान जमीन पर गिरा था वो कोई लुटेरा नहीं बल्कि मिंट का मैनेजर अर्टुरो था। ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लुटेरों ने मिंट पर कई घंटों से कब्जा किया हुआ था और पुलिस अभी तक मेन गेट के अंदर भी नहीं घुस पाई थी और उन्होंने जो पहली गोली चलाई वो उसी इंसान को लग गई जिसे वो बचाना चाहते थे। रकेल अच्छे से जानती थी कि अब उसे अपने सीनियर्स की कड़ी डांट, मीडिया के तीखे सवाल और अंदर ही अंदर खुद को कोसने की सजा झेलनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अर्टुरो के सिर्फ कंधे पर गोली लगी थी और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। छत पर मौजूद लुटेरों ने वैसा नहीं किया जैसा सब सोच रहे थे। उन्होंने बंधक को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ दिया, उल्टे वो खुद बहुत घबरा गए थे। उनका उसूल था कि किसी भी हाल में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। डेनवर और बाकी लोगों ने तुरंत मिलकर दर्द से तड़प रहे अर्टुरो को छत से नीचे उतारा और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर उसका फर्स्ट एड किया। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि प्रोफेसर ने इस डकैती से पहले इन लड़ाई झगड़ा करने वाले लुटेरों को जबरदस्ती मेडिकल की ट्रेनिंग भी दी थी। भले ही वो सब हड़बड़ी में थे लेकिन उन्होंने किसी तरह उसका खून बहना रोक दिया। पर गोली निकालने के लिए उन्हें किसी एक्सपर्ट डॉक्टर और सही सामान की जरूरत थी। इस बीच पुलिस के कमांड सेंटर में हंगामा मच गया था। बड़े अफसरों को बंधक की जान की परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि इस गलती का जिम्मेदार कौन होगा। रकेल अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सारी गलती अपने सिर ले ली। उसका ध्यान बस इस बात पर था कि पुलिस की गोली से घायल हुए अर्टुरो को कैसे बचाया जाए। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो खुद लुटेरों से बात करेगी और देखेगी कि क्या अर्टुरो को इलाज के लिए बाहर भेजा जा सकता है। फोन तुरंत उठ गया। रकेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो बात कर रही है वो प्रोफेसर असल में मिंट के अंदर ही नहीं बल्कि वही पास के एक बेसमेंट में बैठकर बात कर रहा है। प्रोफेसर, उन्होंने गोली चलाई। अब हमारी टीम के लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मुझे लगता है इसी वजह से मैंने एम्बुलेंस को अस्पताल भेज दिया है। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उस आदमी का खून बह रहा है। फोन पर प्रोफेसर की आवाज बहुत शांत थी। उसने पुलिस की इस गलती का फायदा उठाया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। उनकी इस जल्दबाजी से रकेल ने बातचीत में अपना पलड़ा कमजोर कर लिया। इसका फायदा उठाकर प्रोफेसर ने पुलिस को अपने बिछाए हुए जाल में फंसाना शुरू कर दिया। सच तो ये था कि दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि अर्टुरो इस समय मरे, लेकिन प्रोफेसर के लिए अर्टुरो को सीधे बाहर इलाज के लिए भेजना नामुमकिन था, क्योंकि उसने न सिर्फ लुटेरों के चेहरे देख लिए थे बल्कि उसे बिल्डिंग के अंदर की सारी जानकारी भी थी। अगर उसे बाहर जाने दिया जाता तो पुलिस तुरंत अंदर घुस जाती। काफी बहस के बाद प्रोफेसर ने अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि पुलिस अपनी एक मेडिकल टीम मिनट के अंदर भेज सकती है जो वही अर्टुरो का ऑपरेशन करेगी, लेकिन इसके साथ ही उसने एक शर्त और रखी। फोन रखने और मेडिकल टीम का इंतजाम करने के बाद रकेल पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी नाकाम शादी, काम का भारी दबाव और हर जगह घुसने वाली मीडिया ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसे कुछ देर के लिए कमांड सेंटर छोड़कर बाहर सड़क पर खड़ी एक एम्बुलेंस में जाकर आराम करना पड़ा। उसे सालों से चाहने वाला उसका पुराना साथी एंजेल तुरंत उसके पीछे पीछे आ गया। एम्बुलेंस में लेटकर ऑक्सीजन लेते हुए रकेल ने थोड़ा सुकून पाने के लिए अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ ने पहले ही न्यूज में देख लिया था कि उनकी बेटी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी है। उन्होंने फोन पर रकेल को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वक्त रकेल खुद पर बहुत शक कर रही थी। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मैंने ड्यूटी के दौरान शराब पी थी, इसी वजह से मैं सही फैसला नहीं ले पाई और मैंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर माँ ने तुरंत घबराकर पूछा, तुम उस समय किसके साथ शराब पी रही थी? रकेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वो शराब पी रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस डकैती का मास्टरमाइंड प्रोफेसर ही था। इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई इसे समझने के लिए हमें कुछ घंटे पहले हुई एक घटना पर नजर डालनी होगी। रकेल की माँ, जिन्हें भूलने की बीमारी थी, उन्हें अचानक लगा कि उनकी नातिन कहीं गायब हो गई है। वो बुरी तरह घबरा गई और रकेल से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो मीटिंग में थी। ऐसे में उन्होंने गलती से प्रोफेसर के नंबर पर फोन मिला दिया। मैंने आज सुबह अपनी बेटी को एक मैसेज भेजा था, लेकिन मुझे कोई, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? ये बहुत जरूरी है। ये सुनकर प्रोफेसर ने एक बहुत ही हिम्मत भरा और रिस्की काम किया। वो सीधा अपना फोन लेकर कमांड सेंटर के मेन गेट पर पहुंच गया। हालांकि वो सच में रकेल की बेटी के लिए फिक्रमंद था, लेकिन प्रोफेसर के दिमाग में अपना ही एक अलग प्लान चल रहा था। वो इस बहाने पुलिस की तैयारियों का जायजा लेना चाहता था। पुलिस वालों ने जैसे ही सुना कि मामला कमांडर की बेटी का है, उन्होंने बिना देर किए प्रोफेसर को अंदर भेज दिया। प्रोफेसर के अंदर आने से रकेल बहुत असहज और अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी बेटी शायद गायब है तो वो सब भूल गई और तुरंत प्रोफेसर के हाथ से फोन ले लिया। और जब रकेल वहां से गई तो प्रोफेसर ने बड़ी चालाकी से पूरे कमांड सेंटर का मुआयना कर लिया। बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे सीसीटीवी फुटेज, पुलिस वालों की जगह और उनके वॉकी टॉकी जैसे सारे उपकरणों को उसने स्कैन कर लिया। प्रोफेसर
ऐसा दिखावा करते हुए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं कमांड सेंटर से बाहर निकल गया। फोन पर बात खत्म करके रकेल सीधे प्रोफेसर का फोन लेकर गाड़ी में बैठकर निकल गई। घर पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी बेटी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे बिना बताए उसका एक्साइज बैंड उसे चुपचाप बाहर खाना खिलाने ले गया था। उन दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। उसके एक्साइज बैंड की मारपीट और बुरी हरकतों की वजह से कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने का अधिकार छीन लिया था। उसकी ये हरकत साफ तौर पर रकेल के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक्साइज बैंड के जाने के बाद रकेल बहुत अकेलापन और भयानक डर महसूस करने लगी, जो लहरों की तरह उस पर हावी हो रहा था। इस वक्त उसे किसी ऐसे इंसान की सख्त जरूरत थी जो उसकी बात सुन सके। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे ये भरोसा दिलाए कि वो पागल नहीं है और उसने जो किया वो सही है। ठीक उसी समय प्रोफेसर का फोन आ गया। शुक्रिया अदा करने के लिए और अपना मन हल्का करने के लिए रकेल ने प्रोफेसर से मिलने का फैसला किया। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। आखिरकार इससे पहले प्रोफेसर ने न केवल उसकी माँ से बात करवाई थी, बल्कि किसी गलतफहमी की वजह से रकेल ने प्रोफेसर पर हाथ भी उठा दिया था। लेकिन प्रोफेसर ने बुरा मानने के बजाय उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। इतने अच्छे और मजाकिया इंसान के सामने जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। रकेल जो खुद अंदर से टूटी हुई थी, मना नहीं कर पाई। वो उसके अच्छे बर्ताव के सामने पिघल गई। प्रोफेसर की चालाकी भरी बातों और शराब के नशे में रकेल ने अपने दिल की सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे उसके एक्साइज बैंड का अफेयर उसकी अपनी बहन के साथ था और कैसे उसकी शादी टूट गई। उसने सब कुछ उगल दिया। हालांकि प्रोफेसर ने रकेल के बारे में पहले से ही सब कुछ पता लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो इस तरह दिखावा कर रहा था जैसे वो उसकी बातें कितने ध्यान से सुन रहा है। जब रकेल बोलते बोलते जज्बाती हो गई तो उसने खुद आगे बढ़कर प्रोफेसर का हाथ थाम लिया। अचानक हुए इस प्यार भरे स्पर्श ने हर कदम सोच समझकर उठाने वाले प्रोफेसर को भी हैरान कर दिया। जब दोनों बात करने में पूरी तरह खोए हुए थे, तभी एंजेल के अचानक आ जाने से उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई। उसने रकेल को बताया कि छत पर बंधक और लुटेरे सब एक साथ मिल गए हैं। इसी वजह से इस एपिसोड की शुरुआत में जो हुआ था उसकी नौ बताई। रकेल ने शराब के नशे और बहुत सारे दबाव के चलते गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेगुनाह अर्टुरो को गोली लग गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। गलत गोली चलने के बाद एम्बुलेंस में थोड़ी देर आराम करने और हिम्मत जुटाने के बाद रकेल वापस कमांड सेंटर आ गई। अब तक मिंट के अंदर जाने की इजाजत पा चुके सर्जन और नर्स पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तभी इंटेलिजेंस के प्रिएटो ने एक बेहद खतरनाक प्लान बताया। उसने कहा कि मेडिकल टीम के साथ वो अपना एक आदमी भेजेगा ताकि अंदर का हाल पता चल सके। हालांकि रकेल को इंटेलिजेंस के इन जासूसों से बहुत नफरत थी, लेकिन सब कुछ सोचने समझने के बाद उसने इस प्लान के लिए हाँ कर दी और जो इंसान डॉक्टर बनकर अंदर जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एंजेल था। इसी बीच पुलिस ने मेडिकल टीम को आगे भेजा ताकि लुटेरों का सारा ध्यान उन पर रहे और उधर स्पेशल फोर्स का कैप्टन गार्सिया दो और पुलिस वालों के साथ वेंटिलेशन पाइप से लाल रंग के कपड़े और मास्क पहनकर बंधकों के भेष में चुपके से मिंट के अंदर घुस गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मिंट के अंदर घायल होने वाला सिर्फ अर्टुरो ही नहीं था। क्या आपको वो प्रेग्नेंट सेक्रेटरी मोनिका याद है? इससे पहले बर्लिन ने अपना दबदबा बनाने के लिए डेनवर को उसे मारने का आदेश दिया था। डेनवर उसे मार नहीं पाया, उसने सिर्फ उसके पैर में गोली मार दी थी और उसे चुपचाप दूसरे लॉकर रूम में छिपा दिया था। इस बात की जानकारी अभी तक सिर्फ डेनवर और उसके पिता मॉस्को को ही थी। जब वो मोनिका के घाव को साफ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि घाव में इन्फेक्शन हो गया है और मवाद भर गया है। अगर जल्दी ही गोली नहीं निकाली गई तो मोनिका इन्फेक्शन से मर सकती थी। मॉस्को ने डेनवर से कहा कि थोड़ी ही देर में मेडिकल टीम अंदर आकर अर्टुरो का ऑपरेशन करेगी, तब तुम्हें किसी तरह से बेहोशी की दवा, सर्जरी के औजार और दर्द की दवा चुरानी होगी। थोड़ी ही देर में मिंट का बड़ा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एंजेल दो सर्जन के साथ मिंट के अंदर पहुंचा। ये डकैती शुरू होने के कई घंटों बाद पहली बार था जब पुलिस अंदर का नजारा देख रही थी, लेकिन वो ये देखकर निराश हो गया कि एक ही तरह के कपड़े और मास्क में हर कोई बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। ये पहचानना नामुमकिन था कि कौन लुटेरा है और कौन बंधक। और उधर बेसमेंट में छिपा हुआ प्रोफेसर सीसीटीवी कैमरे के जरिए हर चीज पर पैनी नजर रखे हुए था। जैसे ही कैमरे को जूम किया गया, प्रोफेसर ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही ऑफिसर है जिसे उसने कमांड सेंटर में देखा था। एंजेल को देखकर प्रोफेसर जरा भी नहीं घबराया, बल्कि वो खुशी से झूमने लगा। वो समझ गया था कि मछली जाल में फंस गई है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। फिर उसने बर्लिन को फोन किया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि क्या करना है? इसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना है। बर्लिन के लिए ये काम बहुत मुश्किल होने वाला था।